हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में इन डिटेल। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में इसका इंट्रो दे दिया था और आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो हमारे सॉलिड स्टेट होती है उसका एक डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप होता है। मीन्स जो हमारे सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम एंड शेप एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सो नाउ इन द सेकेंड पॉइंट, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। मीन्स जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास अरेंज होते हैं एंड वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखते हैं, इसीलिए उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग पाई जाती हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एंड वो ऑसिलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर। मीन्स जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास अरेंज्ड होते हैं एंड उनमें जो हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर हम उसे किसी टाइप की अगर हम उस पर फोर्स भी लगाएंगे तो तब भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पार्टिकल वैसे ही रहेंगे एंड वो अपनी मीन पोजीशन पर ही ऑसिलेट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। अब क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनमें जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा तो वो कंप्रेस कैसे होंगे। तो इसीलिए इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड ये रिजिड होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं। तो सॉलिड्स को यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड वन इज एमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं एंड वो पैटर्न एक रेंज ऑफ पीरियड में रिपीट होता है। जबकि अगर हम एमरफस सॉलिड की बात करें तो इसमें पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एंड उसके बाद इसमें इरेगुलरिटी दिखाई देने लगती है। अब क्रिस्टलाइन को भी हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन इन पॉइंट्स को समझाती हूँ। तो सबसे पहले है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक रेगुलर एंड फिक्स ज्योमेट्री होती है। मीन्स जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसमें पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसीलिए वो एक फिक्स्ड एंड रेगुलर ज्योमेट्री दिखाते हैं, जबकि एमरफस सॉलिड में इर्रेगुलर ज्योमेट्री पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट बोलता है दे मेल्ट एट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब क्योंकि ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इनके सभी पार्टिकल्स को एक टाइप का टेम्परेचर चाहिए, तो इसीलिए अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं एंड उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज उनके जो अरेंजमेंट है वो बहुत पीरियडिकली होते हैं। जबकि अगर हम एमरफस सॉलिड की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, ये किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ इट इरेगुलर ज्योमेट्री। नाउ द थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अगर हम इसे किसी शार्प एज टूल से कट करते हैं तो उसका हर पीस एक रेगुलरिटी दिखाएगा पार्टिकल्स की। मीन्स जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स है वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो अगर हम उसे बीच में से कट भी करेंगे तो उसके कट पीसेस भी उसी पैटर्न को आपको दिखाएंगे, जबकि एमरफस सॉलिड में जो उसके पीसेस होंगे वो आपको इरेगुलर ज्योमेट्री दिखाएंगे। नाउ यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में एंड जो हमारे एमरफस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब एन आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का शो करना इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में टू टाइप्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वन वाइट एंड वन ब्लैक,
और वो कुछ इस तरीके से अरेंज है, पहले वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक, एंड नेक्स्ट लाइन में पहले ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट। यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन से चलते हैं तो हमें यही पैटर्न आगे तक दिखाई देगा, पहले ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, मान लीजिए अगर हम इस डायरेक्शन से चलते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम ऐसे चलें तो यहाँ पर हमें एक टाइप के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, या तो आपको सारे ब्लैक ब्लैक मिलेंगे या फिर सारे आपको वाइट वाइट मिलेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम इस डायरेक्शन से चलते हैं तो हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग दिखाई देंगी, जबकि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाएँ तो वहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एमरफॉस सॉलिड की बात करें तो क्योंकि उसमें पार्टिकल्स इरेगुलर वे में अरेंज होते हैं, तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पार्टिकल्स एक जैसे ही आपको मिलेंगे, जिससे जो हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एक टाइप की ही दिखाई देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब है जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न को शो करते हैं आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स वो अपने इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसीलिए हम इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। जबकि अगर हम एमरफॉस सॉलिड की बात करें तो इसमें एक रेगुलर पैटर्न दिखाई देगा आपको शॉर्ट पीरियड तक, और उसके बाद आपको इरेगुलर पैटर्न दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये आकर मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। जबकि अगर हम एमरफॉस सॉलिड की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, ये किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मींस ये एक्चुअल में सॉलिड्स होते हैं। जबकि एमरफॉस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? स्यूडो मीन्स होता है फेक, मीन्स जो देखने में तो हमें सॉलिड लगे बट एक्चुअल में वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी शो करें। अब जो हमारे एमरफॉस सॉलिड होते हैं उनमें फ़्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए एंड ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिए कि स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ़्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए हम इसे स्यूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटेलिक सॉलिड एंड द फोर्थ वन इज़ कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बेसिकली जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, एंड इनको हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर से आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें कोई पोलैरिटी ना हो, यानी कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा आर्गन हुआ या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ऐसे बहुत सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं जो नॉन पोलर हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे पोलर कंपाउंड्स है, पोलर कंपाउंड जिसमें पोलैरिटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा HCl हुआ जिसमें H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड से आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर। तो बेसिकली जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं एंड इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बहुत लो होती है, तो इसीलिए हम इन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा आयनिक सॉलिड। अब आयनिक से आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेसिकली आयंस ही होंगे। इसमें जो हमारी फोर्सेस होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा NaCl हो गया, यानी कि कॉमन साल्ट हो गया, MgO हो गया। अब इसका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है एंड ब्रिटल टाइप का होता है, एंड बेसिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। नाउ यहाँ पे हमारा थर्ड आता है मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड्स में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज को, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा आयरन हो गया, कॉपर, आर्गन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में कम होती है, बट मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर का काम करता है। अब क्योंकि ये मेटेलिक सॉलिड है तो इनका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है एंड ये मेलेबल एंड डक्टाइल भी होते हैं, इसीलिए ये कंडक्टर्स होते हैं इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। एंड इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा हाई होता है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट से आपको याद होगा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है बेसिकली उसमें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्वार्ट्स हो गया, डायमंड हो गया एंड ग्रेफाइट। तो जहाँ पे जो हमारा क्वार्ट्स है वो हार्ड नेचर में पाया जाता है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन केस है एंड वो सॉफ्ट नेचर का होता है। जबकि जो हमारा क्वार्ट्स है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंसुलेटर का काम करता है एंड जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर का काम करता है। और दोनों ही केसेस में इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।